हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से थोड़े थोड़े अंतराल में कर रहे होंगे। ज़रूरी भी है ये। और बच्चों, बेसिक बायोलॉजी के अपने इस अभियान के दौरान अपने कोशिका जो है, कोशिका में अपनी परिभाषा पढ़ चुके हैं। इसकी जो खोज है, उसका अर्थ है, सिद्धांत है, इसके जो कार्य होते हैं वो अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने जो दो टॉपिक होंगे मुख्य रूप से इस कोशिका वाले पार्ट के, और वो होंगे कोशिकाओं की जो आकार होती है, आकृति होती है, वो किस तरह की होती है, वो अपने आज पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार छोटे क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। और उसके बाद अपने पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये आज अपने प्रमुख टॉपिक होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। तो कोशिका की आकृति और आकार लगभग अगर देखा जाए ना, लगभग जो कोशिकाएं होती है वो गोलाकार ही होती है। उनका साइज़ कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। जैसे अपने पादप कोशिका, जंतु कोशिका की बात करें तो लगभग उनका साइज़ गोलाकार ही होता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, यानी अपना आकार चेंज करती है। जैसे अपने बात करें समुद्र का एक कोशिकीय अमरजीव अमीबा, जो अपना आकार कभी भी चेंज कर लेता है। भोजन पकड़ने के लिए अपने आर्टिफिशियल जो पाँव होते हैं, कृत्रिम पाँव होते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेता है, यानी अपना आकार लगातार बदलता रहता है। उसके बाद अपने बात करें तो अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाने वाली पाई जाती है WBC, यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स या वाइट ब्लड सेल्स, जो एक प्रकार से लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती है। ये भी अपना आकार चेंज करती रहती है और शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है, जो बीमारियों से लड़ने से एक प्रकार से जो सहायता करती है कोशिकाएं WBC। तो आगे देखते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार चेंज नहीं करती है, बदलती नहीं है, एक जैसी रहती है। और जैसे अपने नाम ले तो न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका, ये भी अपना आकार चेंज नहीं करती है। ये भले ही आकार चेंज कर लेते हैं, यानी अपना आकार कैसी भी सतह से अपना निर्माण कर लेते हैं। लेकिन न्यूरॉन जो होता है वो एक एरोसाइटिक यानी तारानुमा एक प्रकार की संरचना होती है, जिसको बहुभाजी संरचना ही बोलते हैं। यानी इनका जो शेप होता है, इनका जो आकार होता है, वो एक जैसे बना रहता है, यानी कि चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद में अगर बात करें बच्चों RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, इनका आकार भी चेंज नहीं होता है। तस्त्रीनुमा आकार, गोलाकार आकार होता है इनका, अपने रक्त के अंदर ये पाई जाती है। इनका आकार भी लाइक ए डिस्क जैसा होता है, जो चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद में अगर बात करें तो स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, इनका आकार भी चेंज नहीं होता। इनका आकार भी वैसे ही होता है, हेड टेल, इनके अंदर इनका शरीर बंटा रहता है और ये भी एक जैसे आकार के होते हैं। तो ये बच्चों वो कोशिकाएं हैं जो अपना आकार चेंज करती है, और ये वो कोशिकाएं हैं जो अपना आकार यानी कि साइज़ बदलती नहीं है। अब बच्चों अपने पढ़ते हैं उन कोशिकाओं के बारे में जिनको मानव शरीर के अंदर भी बड़ी कोशिकाओं के रूप में देखा जाता है और छोटी कोशिकाओं के रूप में देखा जाता है। तो देखते हैं कुछ तथ्य इसके बारे में। अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है? यानी स्मॉलेस्ट एक होती है लार्जेस्ट। उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने विश्व का सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वो कौन सा होता है बच्चों? ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग। पक्षी बड़ा होगा तो निश्चित तौर पे उसका अंडा होगा वो भी बड़ा होगा, और वो भी एक प्रकार से बड़ी कोशिका ही माना जाता है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा।
फुटबॉल की तरह इसका साइज होता है। 15 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। वज़न की बात की जाए तो कम से कम 2 से 2.5 किलो इसका वज़न होता है बच्चों, यानी ये इसका बड़ा आकार होता है। अगर देखा जाए तो एक परिवार अगर एक आमलेट बनाना चाहे तो कम से कम शुतुरमुर्ग के एक अंडे से 14 आमलेट बन सकते हैं, यानी इससे 14 आमलेट या इससे ज़्यादा भी जो आमलेट है वो तैयार हो सकते हैं। क्योंकि ये अगर देखा जाए इसका साइज़ तो एक सामान्यतः एक मुर्गी के अंडे के साइज़ से 23 गुना ज़्यादा इसका आकार होता है, इसलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में देखा जाता है। और ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आपसे पूछा जाए कहीं पे भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम या कहीं पे भी ये कोई सवाल भी कर दे, प्रश्न भी कर दे, तो आपको जवाब देना है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसका नाम होता है बच्चा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एकमात्र वो कोशिका जो बिना श्वसन के भी अपना कार्य कर सकती है, बिना श्वसन के भी जीवित रह सकती है। ठीक है, यानी माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर जो ये बैक्टीरिया की जो ये कोशिकाएं होती है ये भी शामिल होती है, बैक्टीरिया की कोशिकाएं, और पादप जगत के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो भी इसके अंदर ही आती है माइकोप्लाज्मा, वो भी एक प्रकार की माइकोप्लाज्मा ही होती है। जैसे माइकोप्लाज्मा के अगर कुछ दो अगर प्रजातियों के नाम देखे जाएं तो माइकोप्लाज्मा एक होता है जेनिटेलियम और एक होता है माइकोप्लाज्मा लैंड लार्वा। माइकोप्लाज्मा लैंड लार्वा, यानी इनमें से सबसे ख़ास बात ये होती है कि माइकोप्लाज्मा एक तो इसका साइज़ होता है 0.1 मिलीमीटर, डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो इसका साइज़ होता है 0.1 mm, यानी इसका साइज़ होता है सबसे छोटा। और उसके अलावा ये कोशिकाएं बिना श्वसन के भी जीवित रह सकती है, यानी अपनी सारी क्रियाएं बिना श्वसन के ही ये कर सकती है, इसलिए इनको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि पादप जगत का जोकर, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का जोकर या पादप जगत का बहरूपिया किसे कहा जाता है, किस कोशिका को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए माइकोप्लाज्मा। कौन सा होता है बच्चों? माइकोप्लाज्मा। तो ये पादप जगत का जोकर बहरूपिया भी है और विश्व की सबसे छोटी कोशिका भी यही होती है माइकोप्लाज्मा। कुछ एक रोग पैदा करने वाली माइकोप्लाज्मा होती है जिनके नाम के आगे PPLO शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है प्लूरो निमोनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वे सूक्ष्म जीव जो मानव के शरीर के अंदर रहकर निमोनिया जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं और उन्हीं सूक्ष्म जीवों के अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनके नाम के आगे कई बार माइकोप्लाज्मा के नाम के आगे PPLO शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फुल फॉर्म पूछ भी ले तो आपको ये नाम याद करना है, बताना है, लिखना है। प्लूरो निमोनिया, निमोनिया के अंदर P साइलेंट रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वे जीवित सूक्ष्म जीव जो निमोनिया पैदा करने में सहायक होते हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं मानव शरीर की। तो मानव शरीर के अंदर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो हम किसका नाम ले सकते हैं?
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सहायक होता है, प्रजनन तंत्र का एक मुख्य भाग होता है, स्पेशल मादा के अंदर, फीमेल के अंदर वो होता है जिसे हम कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं बच्चों? अंडाणु कहते हैं। यानी इसकी संरचना इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ओवम यानी कि अंडाणु जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। उसके बाद बात करें अपने सबसे छोटी कोशिका, तो बच्चों उसका संबंध भी अपने मानव के प्रजनन तंत्र से ही है। उसका संबंध किससे है? मानव के प्रजनन तंत्र से, और उसे कहते हैं अपने शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ठीक है, साइज इसका देखा जाए तो पर मिनट के हिसाब से 1 से 3 मिलीमीटर इसका साइज होता है। यानी कि प्रत्येक मिनट में ये साइज अपना गेन करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। और लाखों की तादाद के अंदर, कम से कम 25 से 30 लाख के तादाद के अंदर ये निषेचन क्रिया के लिए शुक्राणु, ये अंडाणु से जुड़ने का कार्य करते हैं। उनमें से एक ही शुक्राणु ऐसा होता है जो अंडाणु से जुड़ जाता है, निषेचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और वो होते हैं शुक्राणु। और बड़ी कोशिका अगर पूछे ना बच्चों तो आपको नाम लेना है अंडाणु, और छोटी कोशिका कौन सी हो गई? शुक्राणु हो गई। आई बात समझ बच्चों? तो इसे आप फिलहाल नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों आज का अपना आखिरी टॉपिक है कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से होते हैं और उन कोशिकाओं के नाम क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। उनमें कौन कौन से अंतर होते हैं, अंतर के तौर पे इनके कार्य भी देखे जाएंगे, और अगर अंतर पूछे तब भी आपको जो आज अंतर बताए जा रहे हैं वही दर्शाने हैं, वही लिखने हैं और वही बताने हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर कार्य पूछे तो कार्य भी अपने अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो भी इनके ये कार्य ही माने जाएंगे। चलो बच्चों देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये आदिम प्रकार की कोशिकाएं होती है। आदिम अगर देखा जाए तो आदिम को कहा जाता है पुरानी प्रकार की कोशिकाएं होती है। कारण क्योंकि इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, कौन सा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ जो पाया जाता है उसकी प्रकृति प्राचीन टाइप की होती है, यानी कि वो ही पुराने टाइप का होता है। आनुवांशिक पदार्थ ही अगर पुराना होगा तो वो कोशिका भी एक प्रकार से आदिम प्रकार की होगी, यानी कि पुरानी कोशिका मानी जाएगी। उसके बाद में ये नए प्रकार की कोशिका होती है। नए प्रकार के कारण ये होगा कि इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो नए प्रकार का होगा। आनुवांशिक पदार्थ कैसा होगा बच्चों? नए प्रकार का होगा। आनुवांशिक पदार्थ जिसमें डीएनए शामिल होते हैं, गुणसूत्र शामिल होता है। डीएनए इसका मुख्य पार्ट होता है, और डीएनए की सबसे अगर देखा जाए उसमें भी छोटी इकाई जीन होती है, वो उसका निर्धारण करती है कि जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करेंगे तो किस प्रकार से अपना प्रभाव दर्शाएंगे। उसके बाद इसमें केंद्रक कम विकसित होता है, और इसमें जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली जो होती है वो नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, गायब होती है, निर्मित नहीं होती है, इसलिए इसको कहा जाता है इसमें केंद्रक कम विकसित होता है। और इसमें केंद्रक सुविकसित कारण इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक में
इसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली मतलब दो परतें पाई जाती है कोशिका झिल्ली की। जैसे अपने कुछ कोशिकाओं का नाम लिखते हैं जिनमें स्पेशल दोहरी झिल्ली ही पाई जाती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और खुद ये केंद्रक, ये ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें दोहरी झिल्ली प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। अगर ये दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो वो कोशिकांग सुविकसित नहीं माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इनको ऊर्जा देने वाले अंग, किनको ऊर्जा देने वाले? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाले अंग मीजोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? मीजोसोम कहलाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाला जो अंग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का। ठीक है। और मीजोसोम ये देखा जाए तो ये एक प्रकार का श्वसन एंजाइम होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, इसलिए श्वसन एंजाइम ही कार्य करता है जो इसको ऊर्जा देने का एक प्रकार से सहायता करता है। इसलिए मीजोसोम का ये प्रमुख काम होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। उसके बाद इन कोशिकाओं में विभाजन होता है वो द्विखंडन विधि के द्वारा, यानी कि एक जीव होगा वो दो पार्टों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, बंट जाएगा। और इसमें जो विभाजन होता है यानी गुणसूत्रों का विभाजन होता है इसके अंदर, और इसमें जो विभाजन होगा वो अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होगा। किस प्रकार से होगा ये आने वाले जो टॉपिक होंगे उसके अंदर अपने विस्तार से देखेंगे। इनके गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है, यानी इनके गुणसूत्र में निश्चित तौर पे डीएनए प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर अनुवांशिक पदार्थ भी है, भले ही प्राचीन टाइप का हो, अनुवांशिक पदार्थ जहाँ पे होगा वहाँ पे डीएनए ज़रूर होगा। और इसमें देखा जाए तो इसमें गुणसूत्र में डीएनए तो होता ही होता है, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन, जो एक प्रकार से केंद्रक के अंदर एक और संरचना होती है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रिका। उस केंद्रिका के अंदर जो गुणसूत्र वगैरह होते हैं उनकी संरचना का निर्धारण करने वाले जो होते हैं, जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए के साथ मिलकर कार्य करती है। चलो इसके बारे में भी अपने विस्तार से देखेंगे आगे। और अगला राइबोसोम, इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का, जबकि इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। 70S यानी कि S का मतलब एक, इसको अवसादन गुणांक माना जाता है, अवसादन गुणांक होता है ये, स्टर्नबर्ग इकाई माना जाता है इसको, इसलिए S के तौर पे दिखाते हैं इसको। ठीक है। तो राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जबकि इसमें राइबोसोम यानी प्रोकैरियोटिक में होते हैं 80S प्रकार के। और उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, राइबोसोम को वैसे कहा जाता है कोशिका का इंजन कहा जाता है, यानी कि इंजन ऑफ सेल। वो क्यों कहते हैं वो अपने आगे देखेंगे, क्योंकि प्रोटीन निर्माण में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जीवाणु कोशिका किसके अंदर आती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो आएगी ना वो इसके अंदर आएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंदर आते हैं, नीलहरित शैवाल जो होते हैं वो भी इसके अंदर ही शामिल होते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा को अपनी आम भाषा में बोलते हैं काई, जो लगभग जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, पानी ठहर जाता है या लगातार वहाँ से पानी प्रवाहित होता है तो एक हरे रंग की परत जम जाती है, जो आप लोगों ने कई बार देखी भी होगी। उस परत को कहा जाता है स्पायरोगायरा, और अपनी स्थानीय भाषा में उसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं बच्चों? काई बोलते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखे जाएँ तो इसके अंदर लगभग मानव की सारी कोशिकाएँ, मानव सहित जितने भी जीव जंतु है, स्तनधारी जीव जंतु, बहुकोश के जीव जंतु, उन सभी की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आती है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिकाएं, इनको भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे अंतर है बच्चों। तो इस टाइमिंग के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से अपने ये अंतर है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वो न्यूमेरिक अम्ल से बनी होती है,
न्यूमेरिक एसिड से बनी होती है। जबकि इसकी कोशिका भित्ति, अगर अपने कल ही बात की थी, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन यानी कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। उसके अलावा गति करने की बात की जाए तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं गति होती है, क्योंकि विशेष अंग तो पाए नहीं जाते जिसमें गति कर सके, इसलिए इसके अंदर जैसे गति के लिए फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं। फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं विशेष गति करने के लिए। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेष अंग पाए जाते हैं जिससे आराम से गति कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, क्योंकि इनमें अगर गति करने वाले अंग पाए जाएंगे तो इन अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती। फ्लैजिला और सीलिया इसमें नहीं पाए जाते। तो ऐसे कुछ और भी अंतर है। आगे अगर टॉपिक बढ़ता है उसके अंदर देखा जाएगा, कोशिका अंग जो पढ़ाएंगे उसके अंदर आपको बता देंगे। तो बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। अब बारी है अपने प्रश्नों की, जो प्रश्न पूछे गए थे आपसे पहले वाली क्लास के अंदर। और पहला प्रश्न नॉन प्रश्न जो था उसके अंदर देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। नॉन क्वेश्चन क्या था? नॉन क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नहीं, लंबी कोशिका, क्योंकि बड़ी कोशिका लंबी कोशिका में अंतर होता है। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आपसे कराया था बड़ी कोशिका, जबकि उसके अंदर है लंबी कोशिका। लंबी कोशिका का सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, जिसका नाम अपने 2 बार आ चुका है आज के टॉपिक के अंदर। न्यूरॉन को मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यानी कि लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है। और न्यूरॉन जो मुख्य पार्ट होता है किसका? तंत्रिका तंत्र का, यानी कि नर्वस सिस्टम का ये मुख्य भाग होता है। अरबों न्यूरॉन पाए जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर, इसलिए मानव को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बुद्धिमान जीवों की श्रेणी में माना जाता है, यही कारण है। उसके बाद अननोन क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को बच्चों कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी, जिसमें कोशिकाओं के विभिन्न पार्टों के बारे में अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हमने यहाँ पे देखी है उन सब का अध्ययन उस शाखा के अंदर किया जाता है, उस सामग्री के अंदर किया जाता है, जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। अगर जीव विज्ञान की अलग से शाखा की बात की जाए तो सेल बायोलॉजी होती है, जिसमें कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंत में, इस क्लास के अंत में अवश्य मिल जाएंगे। तो बच्चों, पढ़ाई करते रहें और जितने भी बीच में त्यौहार आते हैं वो बनाते रहें, और निश्चित तौर पे अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहें। तो बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये त्यौहार आज का है, कल का, और आगे जो त्यौहार आता है रक्षाबंधन, उसके एडवांस में आपको बधाइयाँ। तो अपनी पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। टेक केयर।